आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशरु अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है ड्राइंग प्रोसेस। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं, मेरे चैनल का नाम केमिकल इंजीनियरिंग एजटेक है और इसके अंदर हम डिफरेंट केमिकल इंजीनियरिंग के टॉपिक्स पे डिस्कशन कर चुके हैं और काफी टॉपिक्स आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। और इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशरु अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है ड्राइंग प्रोसेस। और इसका जो जनरल कंसेप्ट आपके माइंड में है वो ये है कि हम किसी भी वेट मटेरियल को लेते हैं और उसके ऊपर से हम ड्राई एयर को पास करवाते हैं और इसके नतीजे में जो लिक्विड होता है वो वेपर की सूरत में ट्रांसफर हो जाता है उस हॉट एयर के अंदर और इस तरह ड्राइंग हो जाती है। और आज हम यहाँ पे कुछ और मेथड्स को भी डिस्कस करेंगे कि ड्राइंग करने के और मेथड्स भी हैं। तो उनमें जो सेकंड है वो है वैक्यूम ड्राइंग। तो वैक्यूम की मदद से कैसे ड्राइंग होती है, तो ये बात आप ज़हन में रखें कि जब भी वैक्यूम का वर्ड इस्तेमाल होगा तो उससे जो पहली फेज है जो वहां पे हमारी फीड या लिक्विड पड़ा हुआ है वहां पे उसकी वजह से वैक्यूम की वजह से एवेपोरेशन होगी। कैसे होगी कि अगर हम किसी सरफेस के ऊपर यानी किसी लिक्विड या किसी सॉलिड जो वेट सॉलिड है उसकी सरफेस के ऊपर उसके अराउंड जितनी भी एयर है वो हम खत्म कर देते हैं, हम उस प्रेशर को नेगेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं, हम वहां पे वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं। तो फिर उस सरफेस का क्या होगा, जो लिक्विड की सरफेस होगी या सॉलिड की सरफेस होगी, तो उसके साथ ये होगा कि जो उसके अंदर लिक्विड है वो स्टार्ट हो जाएगा वेपर बनना। हालांकि वहां पे कोई भी ज्यादा टेम्परेचर नहीं है, लेकिन वहां पे क्या क्वालिटी है कि वहां पे जो लिक्विड है उसकी सरफेस के ऊपर कोई एयर प्रेशर मौजूद नहीं है। और जब भी एयर प्रेशर वहां से रिलीज होगा, खत्म होगा, वैक्यूम क्रिएट होगा तो उस सरफेस में से ऑटोमेटिकली वेपर बनना स्टार्ट हो जाएंगे और बगैर किसी टेम्परेचर के होंगे। और बिल्कुल यही काम आपने पढ़ा होगा जो कि हम पंप के बारे में पढ़ते हैं। तो वहां पे भी जो प्राइमिंग वगैरह होती है, जो वेपर बनते हैं, वहां पे भी जो वेपर बन रहे होते हैं वो किसी टेम्परेचर पे तो नहीं बन रहे। तो वहां पे जो इंपेलर है वो घूमता है और वहां पे कुछ सेकंड्स के लिए जो वैक्यूम क्रिएट होता है उस वैक्यूम के नतीजे में जो लिक्विड आ रहा होता है पाइप में उसकी सरफेस से उसके जो फ्रंट फेस होता है वहां से वेपर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये वही वेपर होते हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि हमारा ड्राइंग में काम क्या होता है। हमारा ड्राइंग का पर्पस है कि हमने वेपर बनाने हैं उस सॉलिड्स में से या उस जो वेट सॉलिड ही है वो सॉलिड में से हमने वेपर बनाने हैं। और वेपर जब भी बनेंगे और हम उनको ट्रांसफर करवाएंगे, ठीक है, तो वो निकल जाएंगे। तो इस तरह हमारी ड्राइंग हो जाएगी, हमारा पर्पस हमें जो है वो मिल जाएगा। तो इसके अलावा एक और ड्राइंग भी होती है जिसको हम फ्रीज ड्राइंग कहते हैं। अब आप ये सोचें कि कूलिंग की मदद से कैसे ड्राइंग हो सकती है, तो कूलिंग की मदद से भी ड्राइंग होती है। और कैसे होती है, आपने केमिस्ट्री के अंदर एक लफ्ज सब्लिमेशन पढ़ा होगा और इसका मतलब है कि कोई जो लिक्विड है या कोई सॉलिड है वो डायरेक्ट चेंज इनटू वेपर, यानी कि वो लिक्विड स्टेट में जाए बगैर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और कूलिंग में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूं, आपको समझ आ जाएगी। ये चीज आपने ऑब्जर्व की होगी। और ये जो हमारे आप यहाँ पे वाइट देख रहे हैं धुआं सा, तो ये वेपर्स हैं और ये लिक्विड में कन्वर्ट हुए बगैर ये जो है वो वेपर बन गए हैं और इसकी मदद से ड्राइंग होती है। तो हमारा काम क्या है, हमारा पर्पस क्या है, इन जो वहां पे वेपर्स हैं, जो लिक्विड है, उनको वेपर की शक्ल में वहां से निकालना। और यहाँ पे आप इसकी एग्जांपल देख रहे हैं कि आप ये जो वेपर्स हैं ये निकल रहे हैं और इसके नतीजे में हो क्या रहा है, इसके नतीजे में ड्राइंग हो रही है। क्योंकि वेपर्स निकल रहे हैं यहां से। तो ये हमारा था थर्ड मेथड ड्राइंग का।
तो ये थे इनके तीनों मेथड ड्राइंग के, एक हॉट एयर से हो गया, एक वैक्यूम से हो गया, एक फ्रीजिंग से हो गया। और यहाँ पे जो वैक्यूम ड्राइंग है इसकी मैं आपको एग्जांपल देता चलूं। आपको हॉट एयर का पता है, फ्रीजिंग का भी मैंने दिखा दिया कि कैसे होती है। तो वैक्यूम ड्राइंग होती है, ये गैस पाइप लाइनों में होती है, जो आपके घरों में गैस आ रही है तो इसके जो पाइप लाइन्स होती हैं इनके अंदर, क्योंकि गैस के अंदर मॉइस्चर होता है जो जमीन से निकल रही है, तो इनको भी ड्राई करना होता है। तो कैसे किया जाता है, उस पाइप के अंदर वैक्यूम क्रिएट किया जाता है और उस वैक्यूम के नतीजे में जो वेपर बनते हैं वो वहां से निकाल लिए जाते हैं वो, और फिर वहां पे ड्राइंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और ड्राइंग हो जाती है। फ्रीज ड्राइंग की एक और एप्लीकेशन मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पे, क्योंकि एक तो ये मेथड जो है वो कॉस्टली है और ये न्यू प्रोसेस है, और इसकी मदद से कॉफ़ी के जो बीज होते हैं या जो एंजाइम होता है या फिर जो फूड के इंग्रेडिएंट्स होते हैं या हाई वैल्यू फूड्स होते हैं, यानी कि जो कॉस्टली फूड्स होते हैं, और उनको इसकी मदद से जो है वो ट्रीट किया जाता है। तो इसकी ये एप्लीकेशन भी आप याद रखें। थोड़ा मजीद आगे चले तो एक आपने हीट ट्रांसफर का सुना है और मास ट्रांसफर के बारे में भी सुना होगा। तो जो कुछ इंटरव्यूज हैं जिनके अंदर ये पूछा जाता है, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि कोई ऐसा प्रोसेस बताएं जिसमें जो हीट ट्रांसफर है और जो मास ट्रांसफर है वो साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं, यानी कि दोनों इकट्ठे हो रहे होते हैं। तो इसकी दो एग्जांपल्स हैं, इनमें सबसे बड़ी तो डिस्टिलेशन है और उसके बाद ये ड्राइंग भी उसकी एप्लीकेशन है। इसके अंदर भी मास ट्रांसफर और हीट ट्रांसफर दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं, एक ही टाइम पे हो रहे होते हैं। ड्राइंग के मेथड के बाद अगर हम ड्राइंग की केमिस्ट्री की तरफ चलें तो उसका कुछ पॉइंट्स हैं, ये हम डिस्कस करते हैं। तो उसका पहला जो पॉइंट है कि व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड इन एन एप्रोप्रिएट टेम्परेचर मॉइस्चर वेपोराइज एट और नियर सॉलिड सरफेस, यानी कि जब हम ड्राइंग का प्रोसेस करते हैं तो उस वेट सॉलिड में से जो वेपर्स हैं वो जो उसकी सरफेस के ऊपर वेपर है, यानी कि उसकी एक्सटर्नल सरफेस के ऊपर जो वेपर्स हैं वो रिमूव होते हैं। और सेकंड पॉइंट ये है कि जब वो वेपर जो उसकी एक्सटर्नल सरफेस पे होते हैं वो निकल जाते हैं वहां से, तो फिर क्या होता है जी, फिर जो वेट सॉलिड के अंदर जो वेपर उसके स्ट्रक्चर में होते हैं वो सरफेस की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो जाती है सरफेस की तरफ आना। और क्योंकि जो हॉट एयर है उसने उसकी सरफेस से ही वेपर उठाने हैं तो वो वहां से ही उठाएगी और अंदर वाले खुद ब खुद ट्रांसपोर्ट करके आएंगे उस एक्सटर्नल सरफेस की तरफ। और जो मॉइस्चर की ट्रांसपोर्टेशन है सरफेस की तरफ, अगर हम उसको थोड़ा देखें तो वो कैसी होती है उसको भी देख लेते हैं कि वो किस मैकेनिज्म के तहत वो वेपर्स जो उसके स्ट्रक्चर में से निकल के उसकी जो एक्सटर्नल सरफेस है उसकी तरफ आते हैं। उनकी ट्रांसपोर्टेशन के कुछ पॉइंट्स हैं कि आपको कैपिलरी फोर्सेस का आपने सुना होगा या कैपिलरी एक्शंस या कैपिलरी ट्यूब्स का आपने सुना होगा। तो जो ट्रांसफर होते हैं, जो लिक्विड ट्रांसफर होके एक्सटर्नल सरफेस की तरफ आता है वो एक तो कैपिलरी फोर्सेस की वजह से आता है या फिर लिक्विड डिफ्यूजन की वजह से आता है। यानी कि जिस तरह एक चीज वेट होती है, एक कपड़ा जो है वो गीला होता है स्टेप बाय स्टेप, तो इसी तरह वो निकल के वेपर एक जो उसकी क्रिस्टल जो सॉलिड है उसके जो क्रिस्टल लैटिस है वो लैटिस में से गुजरता हुआ वो निकल के आता है इनकी तरफ, एक्सटर्नल सरफेस की तरफ। तो ये उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। हम डिफ्यूजन की डिटेल में तो नहीं जा रहे, लेकिन ये हम जरूर बात कर रहे हैं कि जो क्रिस्टल लैटिस होती हैं उनके दरमियान जो कैपिलरी एक्शन होता है वहां से जो उसकी ट्रांसपोर्टेशन होगी उसको हम डिफ्यूजन कहेंगे। इसके अलावा प्रेशर डिफरेंस भी होता है और भी वेपर डिफ्यूजन भी होती है। तो इन कुछ चीजों की वजह से वो अपने स्ट्रक्चर में से सफर स्टार्ट करेगा और
आएगा एक्सटर्नल सरफेस की तरफ और वहां से जो हॉट एयर है वो उसको लेके जाएगी हमारा प्रोडक्ट होगी, जो हमारी प्रोडक्ट तो वेट सॉलिड्स को ड्राई करना है, यानी कि जो वेस्ट कह लें आप, वेस्ट एयर होगी उसमें चली जाएगी, ये वेपर उसमें चले जाएंगे और हमारा जो प्रोडक्ट है वो ड्राई हो जाएगा। और ये बेसिक केमिस्ट्री है। आपने जो ड्राइंग पढ़ा है वो उसकी एक्सटर्नल सरफेस से जस्ट हॉट एयर को वेपर उठाते हुए ये कंसेप्ट आपके माइंड में है, लेकिन हम थोड़ा डीपली जाएं तो जो सॉलिड का इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें से जो वेपर्स निकल के आते हैं और वो किन तरीकों की वजह से निकल के आते हैं, उसमें कैपिलरी रिएक्शन है, डिफ्यूजन वगैरह है, तो इनकी वजह से वो एक्सटर्नल सरफेस की तरफ सफर करते हैं। और कब सफर करते हैं? जब उसकी एक्सटर्नल सरफेस से वेपर रिमूव हो चुके होते हैं तो उस खाली जगहों को फिल करने के लिए इंटरनल स्ट्रक्चर से वेपर आते हैं और इस तरह ये सिलसिला चलता रहता है हत्ता कि हम ड्राइंग का प्रोसेस करते हैं और अपनी प्रोडक्ट को हम ड्राई कर पाते हैं। हम क्योंकि ड्राइंग प्रोसेस को डिस्कस कर रहे हैं तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि जो हमारी फीड है जिसको हमने ड्राई करना है वो किस किस शेप में अवेलेबल होती है और हम किस किस की ड्राइंग कर सकते हैं। इनमें जो आपको पता है वो तो क्रिस्टलाइन मटेरियल है, आपने शुगर इंडस्ट्री पढ़ी होगी, और इसके अलावा साल्ट वगैरह हैं, और जितने भी ग्रेनुलर मटेरियल्स होते हैं यानी कि ग्रेन्स की शक्ल में, एक दाने की शक्ल में मौजूद होते हैं, उनको हम ड्राई कर सकते हैं। इसके अलावा बेड्स होते हैं, जिस तरह फिल्टर केक का बेड बनता है तो इस तरह के बेड्स होते हैं, उनको भी हम ड्राई कर सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म के पाउडर होते हैं, इसके अलावा शीट होती है, इसके अलावा स्लैब्स होती हैं, यानी कि जो हमारे पास ज्यादा क्वांटिटी में मुख्तलिफ शेप्स में वेट मटेरियल अवेलेबल होता है, चाहे वो बेड्स की सूरत में हो, शीट्स की सूरत में हो या स्लैब्स की सूरत में हो, जिस तरह ईंटें होती हैं, तो उनको भी हम ड्राई कर सकते हैं। तो इसके अलावा फिल्टर केक जो है उसको भी ड्राई कर सकते हैं, करते हैं, और वो भी मुख्तलिफ एप्लीकेशन में यूज होता है। ड्राइंग के बारे में जितनी डिस्कशन हम कर चुके हैं उसको हम यहाँ पे थोड़ा डायग्राम में भी देख लेते हैं कि ये जो ए वाली डायग्राम है इसमें अभी तक ये वेट मटेरियल है, ये अभी तक ड्राई नहीं हुआ, तो इसके ऊपर से ड्राइंग गैस जो है वो गुजर रही है, और गुजरने के बाद नेक्स्ट वो क्या करेगी, ये जो हमारे पास आपको टुकड़े नजर आ रहे हैं वाइट, इनके अंदर जो ये डॉटेड लाइंस पड़ी हैं, अब यहाँ पे ये डॉटेड लाइंस जो हैं ये खत्म होने की तरफ जा रही हैं, और ये इसका मतलब है कि ये ड्राइंग शुरू हो चुकी है। तो ये जो एक्सटर्नल सरफेस वाला हमारे पास मॉइस्चर है, ये हमारा वेपर में कन्वर्ट होकर इस गैस के साथ निकल रहा है। तो ये जो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर है, फिर इस तरह ये कैपिलरी एक्शन के जरिए ये और डिफ्यूजन के जरिए ये खुद एक्सटर्नल सरफेस तक जाएगा और वहां से जो है वो गैस उसको निकाल के बाहर ले जाएगी। तो ये भी उसकी एक डायग्राम है। तो ये ड्राइंग का प्रोसेस इस तरह होता है। मैंने आपको डायग्राम्स दिखा दी। आपको पता है कि कोई भी प्रोसेस है, कोई भी हमारे पास चीज है, तो उसमें कहीं ना कहीं जाके हमें कुछ मुश्किल भी पेश आती है। तो ड्राइंग का जो आपका कंसेप्ट था वो सिर्फ इस लिमिट तक था कि ऊपर से हॉट एयर गुजर गई और वो ड्राई हो गया। तो हम यहाँ पे कुछ थोड़ी सी मुश्किलात का भी जिक्र कर लेते हैं कि ड्राइंग प्रोसेस में हमें कौन सी रेजिस्टेंस पेश आएगी। और इसमें पहली जो चीज है वो ये है कि रेजिस्टेंस टू लिक्विड और वेपर ट्रांसपोर्ट इनसाइड द सॉलिड। तो अभी तक हम जो अंदर की बात कर रहे थे कि जो सॉलिड के स्ट्रक्चर के अंदर वहां पे लिक्विड है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कहां तक, एक्सटर्नल सरफेस तक। तो यहाँ भी मसाइल पैदा होते हैं कि वो एक्सटर्नल सरफेस तक किस स्पीड से पहुंच रही है, डिफ्यूजन हो रही है या नहीं हो रही। तो ये हमारे पास एक मुश्किल प्रोसेस है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन उसके इंटरनल स्ट्रक्चर से एक्सटर्नल सरफेस तक। इसके अलावा कन्वेक्टिव मास का आपने सुना होगा। कन्वेक्टिव मास ट्रांसफर जो है वो इसमें फ्लूइड्स में होती है, और फ्लूइड्स में लिक्विड और गैसेस आती हैं। और यहाँ पे अब जो सॉलिड है, वो सॉलिड के अंदर जो वेपर है वो जो है वो ट्रांसफर होगा किसमें, जो हम उसके ऊपर से हॉट एयर पास करवा रहे हैं, यानी कि जो ज्यादा क्वांटिटी में गैस है। तो मास ट्रांसफर का इशू भी आएगा, और वो मास ट्रांसफर क्या है, जो सॉलिड है उसका जो स्ट्रक्चर है उस, तो मास ट्रांसफर का इशू भी होगा यहाँ पे। और उसके बाद कंडक्शन जो है वो रेजिस्टेंस ड्यू टू द हीटिंग ऑफ सॉलिड एट लो टेम्परेचर ऑपरेशन।
तो जो हम एक उसके ऊपर से हॉट एयर पास करवा रहे हैं, अब उस हॉट एयर ने एक गैशियस फेज में से निकल के उस हीट ने ट्रांसफर होना है उस सॉलिड की तरफ, और जो उनकी ट्रांसपोर्टेशन होगी तो वहां पे भी कुछ हमें मसाइल का सामना करना पड़ेगा कि वो उस वेट सॉलिड तक ट्रांसफर होती है नहीं होती। तो ये कुछ थोड़े से मसाइल थे जिनको आप पता होना चाहिए, और इनका पता होगा तो बंदा डिस्कस भी कर सकता है और कुछ बोल भी सकता है इस टॉपिक के बारे में, लेकिन कुछ ना कुछ पता हो। थोड़ा सा मजीद हम आगे चलें तो यहाँ पे हम फ्री वाटर और बाउंड वाटर की जो डेफिनीशन है, जो कंसेप्ट है, उसको समझ के फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जो पहली दो डायग्राम्स हैं, इनमें इसकी मेन हेडिंग है फ्री वाटर, और इसके सामने यहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ है कि वाटर ऑन पार्टिकल सरफेस, पार्टिकल्स की सरफेस के ऊपर जो वाटर होता है उसको हम क्या कहेंगे, फ्री वाटर। अभी तक हमने स्ट्रक्चर की बात नहीं की, अभी हमने उस वेट सॉलिड के जो इनसाइड पे स्ट्रक्चर है उसकी बात नहीं की, जस्ट हम सरफेस की बात कर रहे हैं। और जब हम मजीद अंदर चले जाएंगे उस वेट सॉलिड के, उसके स्ट्रक्चर के अंदर चले जाएंगे और हमें वहां पे भी कुछ जो वाटर मिलेगा उसको हम कहेंगे कि वो बाउंड वाटर है। और यहाँ पे वाटर इनसाइड पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के अंदर का जो वाटर है उसको हम कहेंगे बाउंड वाटर। तो ये आसान है, मुश्किल नहीं है, आप समझ चुके होंगे। इसके अलावा एक और टर्म यहाँ पे यूज होती है मॉइस्चर कंटेंट की। तो मॉइस्चर कंटेंट को समझ लेते हैं। द मॉइस्चर प्रेजेंट इन अ सॉलिड में एग्जिस्ट इन मोर देन वन फिजिकल कंडीशंस। इसको छोड़ दें, यहाँ पे लिखा है कि बाउंड मॉइस्चर इन अ सॉलिड इज लिक्विड। ठीक है, वो किस फेज में होता है, उस सॉलिड के अंदर, सॉलिड के अंदर लिक्विड होता है और ट्रैप्ड लिक्विड होता है, और क्या करता है, एक्सर्ट अ वेपर प्रेशर। अब यहाँ पे आप देखें कि जो हम लिक्विड, कोई भी लिक्विड हो, उसको हम ओपन एयर में रख दें अपनी इन्वायरमेंट में, तो वो एक उसके अंदर वेपर बनना स्टार्ट हो जाते हैं, और वो वेपर जो है उनके अंदर प्रेशर होता है। क्यों? क्योंकि वो जो वेपर्स होते हैं वो एक गैशियस फेज है, और गैस जो है वो उसकी क्वालिटी ये है कि उसके अंदर प्रेशर हो। तो ये यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो लिक्विड, एक तो एक्सटर्नली एनवायरनमेंट में लिक्विड होता है उसके वेपर्स होते हैं, लेकिन जो सॉलिड के अंदर लिक्विड होता है उसके भी वेपर्स होते हैं, और उसके वेपर्स ज़रूर होते हैं, लेकिन वो जो एक्सटर्नल हमारे पास लिक्विड का सोल्यूशन है उसके मुकाबले में कम होते हैं, उसका प्रेशर कम होता है। और ये प्रेशर, अब बात है कि उसका प्रेशर जो हमने सैंपल रखा हुआ है, एक ओपन गिलास में एक पानी रख दें तो उसका जो वेपर प्रेशर है, और एक सॉलिड के स्ट्रक्चर के अंदर जो वेपर्स हैं उनका जो वेपर प्रेशर है, ऑफ कोर्स उनमें डिफरेंस होगा। जो बाउंड वाटर है उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो कम होगा, लेकिन होगा सही। और उसी वेपर प्रेशर, जो उनका इंटरनल वेपर प्रेशर है, उसकी वजह से डिफ्यूजन होगी, और डिफ्यूजन जब होगी तो वो अंदर वाले स्ट्रक्चर से निकल के एक्सटर्नल सरफेस की तरफ आएंगे, और फिर हमारा ड्राइंग का प्रोसेस होगा। अगर ये डिफ्यूजन भी ना हो, कोई कैपिलरी एक्शन भी ना हो, और उसका अंदर जो लिक्विड पड़ा है उसका वेपर प्रेशर भी ना हो, तो ड्राइंग भी नहीं होगी, ऑफ कोर्स नहीं होगी। तो इसका मतलब है, अब आपने ज़हन में रखना है कि जो वेट सॉलिड है उसके अंदर जो लिक्विड है उसका भी वेपर प्रेशर होता है, और वो कम ज़रूर होता है, और कम होने की वजूहात हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक तो कैपिलरी एक्शन है, और इसके अलावा जो सेल्स होते हैं उनका आपस में वो एक स्ट्रक्चर सा बना होता है, तो वो वाटर उनके दरमियान बाउंड होता है, फंसा होता है, तो वो हमें वो वेपर प्रेशर नहीं दे पाता, ऑफ कोर्स नहीं दे पाता, क्योंकि उसका जो फेस है वो ओपन एयर में नहीं है, और उसके सामने यानी कि उसके सामने डिफ़िकल्टीज़ हैं, उसको ओपन सरफेस नहीं मिल रही, तो इस वजह से उसका वेपर प्रेशर कम होगा, और ये बाउंड मॉइस्चर जो है वो मॉइस्चर होगा बाउंड वाटर का। तो ये भी एक टर्म है जिसका पता होना चाहिए। और इसके बाद हम मज़ीद थोड़ा आगे चलेंगे।
जब हम ड्राइंग की प्रोसेस की बात करते हैं तो वहाँ पे कुछ टर्म्स यूज़ होती हैं जिनका पता होना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें सबसे पहले अनबाउंड वाटर है, फ्री वाटर है और बाउंड वाटर है। तो हम सबसे पहले बाउंड वाटर की बात कर लेते हैं। तो ये क्या है? ये वो वाटर है जो कि लोएस्ट कंसंट्रेशन में सॉलिड के अंदर मौजूद रहता है और इक्विलिब्रियम में रहता है। किसके साथ? सैचुरेटेड एयर के साथ। यानी कि एक वेट सॉलिड है, उसके अराउंड जो एयर मौजूद है उसके अंदर भी वेपर्स मौजूद हैं और सॉलिड के अंदर भी वेपर मौजूद हैं, लेकिन वो एक दूसरे के अंदर ट्रांसफ़र नहीं हो रहे। और अगर कोई कपड़ा गीला है और सर्दियों में गीला ही रहता है तो इसका मतलब है कि उस कपड़े के इर्द गिर्द जो एयर मौजूद है उसके अंदर भी ऑलरेडी वेपर्स मौजूद हैं। वो मज़ीद वेपर उस कपड़े में से रिसीव नहीं करेगी। अगर रिसीव नहीं करेगी तो ड्राइंग नहीं होगी, तभी हमारा कपड़ा जो है वो खुश्क नहीं होता या फिर देर से होता है खुश्क। तो इसका क्या मतलब है? अगर वो खुश्क नहीं हो रहा तो वो जो सेचुरेटेड एयर है, यानी कि जो उसके अराउंड एयर है और वो सेचुरेटेड एयर है, अगर ड्राई एयर होगी तो फिर तो वो उसके अंदर चला जाएगा वेपर। लेकिन सेचुरेटेड एयर जो है उसके साथ वो इक्विलिब्रियम में रहता है। ठीक है, अब बात समझ आई कि एक सॉलिड है, एक हमारे पास उसके अराउंड सैचुरेटेड एयर है और उन दोनों के अंदर जो वेपर्स हैं वो एक दूसरे के लिहाज से इक्विलिब्रियम में है। ना एयर का वेपर जो है वो सॉलिड में जाएगा, ना सॉलिड का इसमें जाएगा। तो ये क्या हुआ? इक्विलिब्रियम हुआ। तो इसको हम कहेंगे कि वो बाउंड वाटर है। और इसके प्रेशर की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इसका वेपर प्रेशर एक फ्रेश जो हमारे पास लिक्विड है उसके वेपर प्रेशर के मुकाबले में कम होगा, और उसमें हम रीजंस बता चुके हैं। कुछ कैपिलरी एक्शन की वजह से कम होगा, लेकिन ये जो है सेम टेम्परेचर होना चाहिए। उसकी कंडीशन क्या है? सेम टेम्परेचर। और जो वो सब्सटेंसेस जिनमें बाउंड वाटर होता है उनको हम हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो दो कंसेप्ट हैं ये आप बाउंड वाटर में लिखेंगे। और जो पहला है वो इक्विलिब्रियम का है। किसका इक्विलिब्रियम? सॉलिड और सैचुरेटेड एयर के दरमियान। और जो सेकंड है वो आप वेपर प्रेशर की बात करेंगे कि वो भी उससे कम होता है। एक फ्रेश जो हमारे पास सैंपल है लिक्विड का, और वो लिक्विड वाटर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं अनबाउंड वाटर की। अनबाउंड वाटर क्या है? एक तो ये वो मॉइस्चर है जो कि क्योंकि अनबाउंड है और ये एक्सटर्नल सरफेस पे होगा, और जो बाउंड वाटर है उससे अबव होगा। ऑफ कोर्स एक्सटर्नल सरफेस पे होगा तो अबव होगा। तो इसका क्या है? इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे वेपर प्रेशर की बेस पे। तो इसका जो अनबाउंड वाटर का वेपर प्रेशर होगा वो जो है वो उस सैंपल के मुकाबले में इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पे इक्वल का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। तो एक वो हम कंपैरिजन करेंगे, यानी कि हमारे पास एक तरफ हमारे पास वेट सॉलिड है और एक तरफ हमारे पास एक पानी का गिलास पड़ा हुआ है। अब उन दोनों के अंदर लिक्विड मौजूद है और उन दोनों लिक्विड्स का वेपर प्रेशर भी अपना अपना है, और हम कह रहे हैं कि उन दोनों का वेपर प्रेशर जो है वो सेम है। और कौन सा वाला हम कंसिडर करेंगे इसमें? वाटर जो कि वेट सॉलिड में उसकी एक्सटर्नल सरफेस के ऊपर मौजूद है, तो हम उसे कहेंगे कि ये अनबाउंड वाटर है। और जो इसका वेपर प्रेशर है वो एक फ्रेश लिक्विड के मुकाबले में जो है वो इक्वल है। तो यहाँ पे इक्वल का लफ्ज आप याद रखेंगे। कंपैरिजन करेंगे उस फ्रेश वाटर का और जो हमारे पास वेट सॉलिड है उसका, और टेम्परेचर वगैरह वो उसकी कंडीशंस भी हम देंगे। तो फ्री वाटर की जब हम बात करेंगे तो इसमें हम कहेंगे कि फ्री वाटर एक समझेंगे जो एक वेट सॉलिड है उसमें दो किस्म के वाटर हैं। एक वाटर जो उसके स्ट्रक्चर में है और एक वाटर जो उसके यानी कि सरफेस के ऊपर मौजूद है। तो ये टोटल वाटर कंटेंट हो गए, टोटल मॉइस्चर हो गया उसका। और हम अगर जो एक ड्राइंग के दौरान जो रिमूव होता है पार्ट मॉइस्चर का, तो उस वाटर को हम कहते हैं कि वो फ्री वाटर था और वो यानी कि हॉट एयर के अंदर चला गया, और उसको हम ड्राइंग कहते हैं। और हम उस प्रोसेस में जो टोटल उसका मॉइस्चर है उसको कंसिडर नहीं करेंगे। जो टोटल मॉइस्चर है उसको कंसिडर नहीं करेंगे। टोटल तो उसके अंदर भी मौजूद है, तो उसकी सरफेस के ऊपर से जो उड़ के जाता है वो हम उसको कहेंगे कि ये फ्री वाटर है। और यहाँ पे जो उसकी एक इक्वेशन दी गई है, यहाँ पे एक 30 है एक 18 है। जो 30 है वो टोटल है, ठीक है। और
जो फ्री वाटर होगा इसमें वो ये है कि यहाँ पे जो एग्जाम्पल अवेलेबल है इसमें 30% जो है वो टोटल कंटेंट ऑफ मॉइस्चर है, और इसके अलावा इक्विलिब्रियम कंडीशन भी एक रहेगी। इक्विलिब्रियम कंडीशन के कंटेंट तक 18% मॉइस्चर जो है वो इक्विलिब्रियम तक रहेगा। और क्योंकि टोटल तो 30 है तो हम इस 18 को 30 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 12%, और ये उसका होगा फ्री वाटर। अगर हम फ्री वाटर को थोड़ा और एक्सप्लेन करें तो यहाँ पे लिखा है मोस्ट वाटर इन फूड्स इज कॉल्ड फ्री वाटर। फूड के अंदर फ्री वाटर ज़्यादा होता है और लाइटली इंट्रैप्ड होता है उसके स्ट्रक्चर के अंदर, यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये रिमूव किया जा सकता है। लाइटली इंट्रैप्ड होता है, ये ड्राइंग के ज़रिए निकाला जा सकता है। इट एक्ट्स एज अ डिस्पर्सिंग एजेंट एंड सॉल्वेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय ड्राइंग फूड। तो ड्राइंग के ज़रिए निकाला जा सकता है और ये एज अ डिस्पर्शन एजेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे कुछ डायग्राम्स हैं, इनसे भी आप मज़ीद इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे ये जो ब्लू लाइन है ये बाउंड वाटर की है, और इसके अलावा यहाँ पे ये जो फ्री वाटर है इसका यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि ये दो सॉलिड्स के दरमियान में मौजूद है। और यहाँ पे भी ये भी ब्लैक है, ये भी फ्री वाटर है। और इसके अलावा मज़ीद आप देखना चाहें तो यहाँ पे ये दो हमारे पास कुछ हैं सॉलिड्स हैं, और इनके सेंटर में, इनके दरमियान में यहाँ पे फ्री वाटर जो है वो अवेलेबल है। और इसके अलावा एक और पिक्चर में भी आप फ्री वाटर को देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो ब्लैक डॉट्स बने हुए हैं ये भी फ्री वाटर है। तो इसको रिमूव किया जा सकता है ड्राइंग के ज़रिए, और ये उसके टोटल जो वाटर कंटेंट है उसमें शामिल नहीं होता। ये रिमूविंग के बाद जो है वो जो रह जाता है वो और ये मिला के वो टोटल कंटेंट है, और ये जो उड़ जाता है ड्राइंग के ज़रिए इसको हम फ्री वाटर कहेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, और अपना कीमती वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने के बाद।